हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें एप्लीकेंट होता है ना, वो एप्लीकेशन देता है अथॉरिटी को और अपीलेंट अथॉरिटी को। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के मैटर में इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है, विच इज अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। आप डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एडवांस रूलिंग मीन्स डिसीजन प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी और अपीलेंट अथॉरिटी टू एप्लीकेंट ऑन ए मैटर और ए क्वेश्चन स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 97 सबसेक्शन 1 और 197 सबसेक्शन 2 और 100 सबसेक्शन 1 इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। ठीक है, ये होता है अपना एडवांस रूलिंग का मतलब। अब कौन कौन से क्वेश्चन, ठीक है, फॉर विच कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए अपन एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। क्वेश्चन फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी शॉर्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चंस की लिस्ट दे रखी है जिसके रिलेशन में आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। पहला पॉइंट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड सर्विस और बोथ। किसी भी गुड्स को आप कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे, इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन इश्यू अंडर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, मतलब सीजीएसटी एक्ट के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन इश्यू किया गया है तो वो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, ऑफ गुड सर्विस और बोथ। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, मतलब ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन आप प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। इसका रीजन क्या है मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑफ, मतलब आईटीसी पेड और डीम्ड टू हैव बीन पेड, मतलब कितनी आपको आईटीसी मिलेगी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन एनी गुड्स और सर्विस, तो आप कोई गुड्स और सर्विस सेल करते हो उस पर जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, ये क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो एडवांस रूलिंग के अंदर। नेक्स्ट, वेदर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, मतलब एप्लीकेंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना, ये क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन बाय द एप्लीकेंट विथ रेस्पेक्ट टू एनी गुड्स सर्विस और बोथ अमाउंट टू और रिजल्ट इन ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विद इन द मीनिंग ऑफ दैट टर्म, मतलब अगर एप्लीकेंट कोई एक्टिविटी करता है, ठीक है, वो सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर कवर होती है या नहीं होती, ये क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। तो आप कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हो एडवांस रूलिंग के लिए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आप पूछ सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस का क्लासिफिकेशन। फिर आप पूछ सकते हो एप्लीकेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर नोटिफिकेशन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, क्या वो नोटिफिकेशन हमारे ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा। उसके बाद में आप पूछ सकते हो टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन। आप पूछ सकते हो आईटीसी कितनी आपको कितनी आपको मिलेगी, ठीक है, एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी, आईटीसी एडमिसिबल है या नहीं है। उसके अलावा लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन एनी गुड्स और सर्विस और बहुत, किसी भी गुड्स और सर्विस के ऊपर कोई लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी है क्या टैक्स पे करने की, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। उसके अलावा एप्लीकेंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है क्या, या कोई भी मतलब कोई भी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट इज वो कवर हो रही है क्या सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर, ये भी आप पूछ सकते हो, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। नेक्स्ट, आप कौन से मैटर है या कौन से क्वेश्चन है जिसको आप एआर के सामने नहीं प्रस्तुत कर सकते हो या नहीं पूछ सकते हो उनको, या उनके लिए आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन ऑलरेडी पेंडिंग में है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग, या अगर कोई भी क्वेश्चन ऑलरेडी डिसाइडेड है इन केस ऑफ एप्लीकेंट, उस एप्लीकेंट के केस पर, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को। नेक्स्ट, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, मतलब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूट होती है ना स्टेट एसजीएसटी के अंदर या यूटीजीएसटी के अंदर, वो डीम्ड टू बी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ऑफ सीजीएसटी एक्ट होती है। मतलब सीजीएसटी एक्ट में कोई अलग से अथॉरिटी नहीं बनाई जाती है, जो भी स्टेट की अथॉरिटी होती है ना वही सेंट्रल के लिए डीम्ड मानी जाती है। उसी तरह अपीलेंट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूटेड होती है ना स्टेट, मतलब एसजीएसटी के अंदर या फिर यूटीजीएसटी के अंदर, वो शैल बी डीम्ड टू बी दी अपीलेंट अथॉरिटी होती है सीजीएसटी एक्ट के लिए भी, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं ना ऑफिसर, गवर्नमेंट शेल अपॉइंट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर एज ए मेंबर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के जो भी मेंबर होते हैं ना, वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर की रैंक से नीचे वाले बंदे नहीं होने चाहिए, ठीक है, उससे या उससे ऊपर वाले होने चाहिए। अब मैंने आपसे कहा था ना पीछे कि प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये देखो ये रहा। इट कैन बी सीन दैट बोथ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एंड अपीलेंट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्ट, नॉट द सेंट्रल एक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि रूलिंग गिवन बाय द authority of advance ruling or appellate authority of advance ruling will be applicable only within the jurisdictional of the concerned state or union territory. It is also for the reason that the question on determination of place of supply can't be raised with the AAR and appellate authority of advance ruling. ठीक है,
यही रीजन है कि प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल लेवल पर तो अथॉरिटी होती नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग अपील एंड अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग और अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग होती है, ठीक है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब आपको एप्लीकेशन देनी है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, एप्लीकेंट एप्लीकेशन देता है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को, ठीक है, जो भी डिजायरस होता है ऑब्टेन करने के लिए एडवांस रूलिंग, अलोंग विद फीस ऑफ 5000 रुपीज, 5000 रुपए उसको फीस देनी पड़ती है अलोंग विद एप्लीकेशन। और जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है ना अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को, वो क्या करता है, एक कॉपी ऑफ एप्लीकेशन भेजता है किसको, कंसर्न ऑफिसर को, और जो भी उसको लगता है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स वो कंसर्न ऑफिसर से मंगवा लेता है, ठीक है। द रिलेवेंट रिकॉर्ड कॉल बाय द एआर शेल बी रिटर्न टू द कंसर्न ऑफिसर, जो भी उसने रिकॉर्ड मंगाया है ना उसको कंसर्न ऑफिसर को वापस लौटाने होते हैं एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसने रिकॉर्ड मंगवा लिए, रिकॉर्ड मंगवाने के बाद अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को अलोंग विद रिकॉर्ड के साथ में, ठीक है। उसके बाद में वो ऑर्डर पास कर देगा, या तो वो एडमिट कर लेगा या फिर वो रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को। नेक्स्ट, application for advance ruling will not be admitted in case where the question raised in the application is already pending or decided in any proceeding in respect of applicant under the provision of this act। मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। if the application is rejected तो opportunity of must be मतलब जो भी applicant होते हैं ना उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ मस्ट बीइंग देनी चाहिए, उसके अलावा उसको एक स्पीकिंग ऑर्डर भी पास करना होगा, ठीक है। इफ द एप्लीकेशन इज एडमिटेड ए अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग शेल प्रोनाउंस इट्स रूलिंग विद इन 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, उसको एप्लीकेशन रिसीव हुई ना उसके 90 दिन के अंदर अंदर उसको रूलिंग पास कर देना होगा, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को रूलिंग देनी होगी 90 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, ठीक है। बिफोर गिविंग द रूलिंग उसको मतलब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को एप्लीकेंट को या फिर उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को, ठीक है, उनको सुनना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है ना दो मेंबर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के बीच में, तो वो उस पॉइंट को रेफर कर देंगे किसको, अपीलेंट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को, ठीक है। और अपीलेंट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के मेंबर में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उस पॉइंट पर किसी तरह की कोई एडवांस रूलिंग दी नहीं गई है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू मेंबर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, दे शैल रेफर द पॉइंट ऑन विच दे डिफर टू द अपीलेंट अथॉरिटी फॉर हियरिंग द इश्यू, ठीक है। इफ द मेंबर ऑफ अपीलेंट अथॉरिटी आर नॉट अनेबल टू कम टू ए कॉमन कंक्लूजन इन रिगार्ड्स टू द पॉइंट रेफर टू देम बाय द AAR, then it shall be deemed that no advance ruling can be given in respect of question on which difference persist at a level of appellate authority of advance ruling, ठीक है। ऐसा मान लिया जाए किसी तरह की एडवांस रूलिंग दी ही नहीं गई है, और कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग ड्यूली साइन बाय मेंबर एंड सर्टिफाई इन प्रिस्क्राइब मैनर भेज दिया जाएगा एप्लीकेंट को, कंसर्न ऑफिसर को और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को, ठीक है। अब अपील करना है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, जो भी एग्रीव पार्टी होता है ना वो अपील करेगा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को, ठीक है, और जुरिस्डिक्शनल और कंसर्न ऑफिसर भी अपील कर सकता है, लेकिन अपील आपको 30 दिन के अंदर अंदर करनी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस रूलिंग। आपको फर्दर एक्सटेंशन भी दिया जाएगा 30 डेज का, अगर इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज फॉर डिले इन प्रेजेंटिंग द अपील, ठीक है। और एप्लीकेंट अगर अपील करेगा ना अपीलेंट अथॉरिटी को, तो उसको 10,000 रुपए का एप्लीकेशन फीस भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर अपील किसने की है, कंसर्न ऑफिसर या जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर ने अपील की है किसको, अपीलेंट अथॉरिटी को, तो देयर इज नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, इनको किसी तरह कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब अपीलेंट अथॉरिटी को 90 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास कर देना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ 90 डेज के अंदर ऑर्डर पास करना होगा फाइलिंग ऑफ अपील, जो भी फ्रॉम द डेट ऑफ अपील के 90 डेज के अंदर अंदर उसको ऑर्डर पास करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ मेंबर ऑफ अपीलेंट अथॉरिटी डिफर ऑन एनी पॉइंट इट शेल डीम दैट नो एडवांस रूलिंग इज इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन अंडर द अपील, हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। ये जो अथॉरिटी होती है ना, इधर कंफर्म मॉडिफाई द रूलिंग अपील अगेंस्ट, इसके सामने जो भी रूलिंग मतलब जो भी रूलिंग दी थी ना AAR ने, उसको वो कंफर्म भी कर सकता है और उसको वो मॉडिफाई भी कर सकता है। और कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस बाय द अपीलेंट अथॉरिटी शुड बी साइन बाय द मेंबर सर्टिफाइंग प्रिस्क्राइब मेंबर और कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट कंसर्न ऑफिसर और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर एंड अथॉरिटी को, ठीक है। यहाँ पर अथॉरिटी को भी ऑर्डर को भेजना पड़ेगा।
अपीलेंट ऑथोरिटी को। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, जो भी मिस्टेक अपीलेंट हो रही है ना 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, उसको आपको रेक्टिफाई करना होगा, ठीक है। The law give power to the AAR and appellant authority to amend their order to rectify any mistake apparent from record within a period of 6 months from the date of order। और ये मिस्टेक नोटिस की जा सकती है अथॉरिटी के द्वारा, खुद के द्वारा, या फिर जुरिसडिक्शनल ऑफिसर या फिर एप्लीकेंट के द्वारा। और अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन, मतलब अगर रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट क्या हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या फिर आईटीसी रिड्यूस हो रही है, तो एप्लीकेशन को, एप्लीकेंट होता है ना, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग कब एप्लीकेबल होगा? एन एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस बाय द अपीलेंट ऑथोरिटी एंड authority of advance ruling shall be binding only on applicant, concerned officer and jurisdictional officer in respect of applicant पर एप्लीकेबल होगी, और उस एप्लीकेंट के रेस्पेक्ट में जो भी कंसर्न ऑफिसर होता है, जुरिसडिक्शनल ऑफिसर होता है, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। दूसरे पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मैंने कह दिया कि भाई वो बंदा और मेरा बिजनेस सेम, उस बंदे का बिजनेस और मेरा बिजनेस सेम टू सेम है, उसको जो रूलिंग दी गई है वो मैं अप्लाई कर लेता हूँ अपने बिजनेस के ऊपर, क्योंकि हमारा बिजनेस सेम है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो रूलिंग केवल उस एप्लीकेंट के ऊपर ही एप्लीकेबल होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस क्लियरली मीन्स दैट एडवांस रूलिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू सिमिलर प्लेस अदर टैक्सेबल पर्सन इन द स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये कुछ सर्कमस्टांसेस है जहां पर एडवांस रूलिंग वॉइड हो जाएगी। कब? जब अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि एडवांस रूलिंग बाय फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट के थ्रू ली गई है, तो वो ऑर्डर दे देगा कि जो भी रूलिंग दी गई है वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी, ठीक है। It may by an order declare such ruling to be void ab initio. All the provision of CGSTF shall apply to the applicant as if no such advance ruling has been given, ठीक है। सीजीएसटी के सारे प्रोविजन लग जाएंगे, एक्ट के सारे प्रोविजन लग जाएंगे, और ऐसा मान लिया जाएगा कि उस पॉइंट पर किसी तरह कोई एडवांस रूलिंग नहीं दी गई है। एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड कैन बी पास्ड ओनली आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट और appellant. A copy of the order so made shall be sent to the applicant, concerned officer और jurisdictional officer. पावर क्या होती है अथॉरिटी के पास में और अपीलेंट अथॉरिटी के पास में? इनके पास में सिविल कोड की पावर होती है। ये क्या कर सकते हैं? आपको डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन, एग्जामिनिंग ऑन ऑथ, शपथ दिलवा सकते हैं आपको। उसके अलावा इश्यू कमीशन एंड कंपाइलिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट होता है कि एडवांस रूलिंग क्यों लेना है, इसके पीछे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये इसका क्वेश्चन दे रहेगा स्टडी मैट में, ठीक है। एडवांस रूलिंग इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये क्या कर देता है? क्लियरिटी ला देता है, ठीक है। प्रोवाइड सर्टेनिटी इन टैक्स लाइबिलिटी इन एडवांस इन रिलेशन टू एन एक्टिविटी प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट जो भी एक्टिविटी करने वाला है उसके रिगार्डिंग में क्या टैक्स लाइबिलिटी होगी उसको वो सर्टेन कर देता है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, ये बाय इंश्योरिंग सर्टेनिटी इन टैक्सेशन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। किसी ट्रांजेक्शन में पर्टिकुलर टैक्स का अमाउंट कितना होगा, टैक्सेशन के रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट होता है ना, तो उसमें ये क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं उसको। तो इससे क्या होता है कि अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। रिड्यूस लिटिगेशन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोनाउंसमेंट रूलिंग एक्सपीडियसली इन ट्रांसपेरेंट एंड इनएक्सपेंसिव मैनर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है? क्लियरिटी आ जाती है, ट्रांसपेरेंट